हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं, उपसर्ग, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो उपसर्ग को पढ़ेंगे, और परीक्षा को ध्यान में रख करके हम ऐसे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही हमारी पहचान में ये आ जाए कि इसमें ये वाला उपसर्ग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग की क्या परिभाषा है ना, पूछ लेता है। तो हम कह सकते हैं किसी शब्द के जो पहले जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है ना। कोई शब्द है, उसके पहले अगर कोई शब्दांश या कुछ जोड़ दिया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। जैसे मान लो कि हमारा शब्द है क्या, हार। ठीक है ना, हार शब्द है। और हार का मतलब क्या होता है, एक तो होता है पराजय, है ना, और दूसरा हार का क्या मतलब होता है, एक होता है माला। ठीक है। तो उपसर्ग का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, या तो वो अर्थ में परिवर्तन कर देगा, या कोई अर्थ भिन्न आ जाएगा, या उसी अर्थ में क्या ले आएगा, वो विशेषता ले आएगा। तो देखिए, एक शब्द से हम उपसर्ग लगा कर देखते हैं। हार, हार में अगर हमने क्या लगा दिया, उप लगा दिया, तो क्या हो गया इसका, उपहार, है ना। अगर हार में हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, तो क्या हो गया, बिहार। अगर हार में यदि हमने क्या लगा दिया, शम लगा दिया, तो क्या हो गया, संहार हो गया। यदि हार पे हमने क्या लगा दिया, प्र शब्द जोड़ दिया, हमने शब्दांश जोड़ दिया, क्या हो गया हमारा, प्रहार हो गया। ठीक है ना। अगर हार में हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया, तो क्या हो गया हमारा, आहार हो गया। तो देखिए, शब्द जो हमारा क्या है, एक है। हर में क्या है, हार, हार और हार, है ना। तो इसमें क्या है, शब्दांश इनके पहले आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसमें उपसर्ग क्या हो गया, उप हो गया। इसमें क्या हो गया, वी हो गया। इसमें क्या हो गया, सम हो गया। और इसमें क्या हो गया, प्र हो गया। तो यानी कि जहां पर उपसर्ग जुड़ जाएगा वहां पर या तो शब्द का अर्थ बदल लेगा, है ना। तो हमारा शब्द यहाँ पर क्या है, हार, हार माने पराजय। लेकिन उप जब जुड़ गया यहाँ पर तो क्या होगा, उपहार, यानी भेंट हो गया, है ना, गिफ्ट देना हो गया, है ना। अर्थ भिन्न आया नहीं आया। ऐसे ही हार का मतलब समझ में आ गया, और बी जैसे उपसर्ग इसमें जुड़ जाएगा तो क्या क्या हो गया, बिहार। और इसका जो अर्थ क्या हो गया, भ्रमण करना, घूमना, ये इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। ऐसे देखिए, संहार का क्या अर्थ हो जाएगा, किसी को मारना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, संहार का हो जाएगा। अब प्रहार का मतलब क्या हो जाएगा, किसी पर आक्रमण करना। और आहार का मतलब क्या हो जाएगा, भोजन, है ना। तो उपसर्ग के माध्यम से हमने कितने बना दिए, 5 शब्द बना दिए, और पांचों के क्या हो गए, अर्थ क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो हम कह सकते हैं उपसर्ग के द्वारा क्या होता है, या तो शब्द में विशेषता लाई जाती है, या इसके द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है ना। ऐसे भी कह सकते हैं उपसर्ग के द्वारा क्या होता है, नए शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। तो उपसर्ग आपकी समझ में आ गया होगा। अगर उपसर्ग की आपसे क्या पूछे, परिभाषा पूछे, तो आपको क्या बताना है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। तो हम लिख देते हैं इसको, जो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा उपसर्ग किसे कहते हैं, कि जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, जो भी शब्दांश क्या शब्द के पहले जोड़ा जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। तो उपसर्ग की पहचान आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम जान लेते हैं कि उपसर्ग जब शब्द में जुड़ता है तो वहां उपसर्ग में क्या आ जाता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है ना। तो पहचानने में हमें बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो आज हम एक पहचान के द्वारा, एक ट्रिक के माध्यम से हम उपसर्गों को जानेंगे, जिससे कि देखते ही आप पहचान जाओगे कि इसमें हमारा ये वाला उपसर्ग है। ठीक है ना। तो उपसर्ग की जो सामान्य जानकारी है वो आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम जान लेते हैं उपसर्गों के बारे में ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। तो देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अति। कौन सा उपसर्ग है, अति। ठीक है ना।
उपसर्ग का नाम क्या है? अति। और अति जब शब्द में जुड़ता है तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है, या तो ये अपने रूप अति रूप में रहेगा, या जहां पर शब्द में जुड़ेगा तो किसी स्वर के साथ में जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संधि हो जाती है। और जैसे ही इसके साथ में संधि होगी तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन होकर के क्या आ जाएगा इसमें? या तो अति मूल शब्द होगा इसका, या दूसरा हमारा क्या मिल जाएगा? अत्य। ध्यान रखना है, अगर शब्द के शुरुआत में आपको क्या दिखे? अति दिखे या अत्य दिखे तो समझ जाना हमारा कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा देख लीजिए। जैसे अतिशय, अतिकाल, अत्यधिक। तो देखिए जो अति जो उपसर्ग है ना, तो इसके द्वारा जब आपसे पूछेगा उपसर्ग क्या, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अतिकाल में कौन सा, अत्यंत में कौन सा, अत्युत्कट में कौन सा, अत्याचार में कौन सा है, तो आपकी जो मेन पहचान है, जो आपको अति के जो रूप मिलेंगे वो दो रूप मिलेंगे आपको। या तो शब्द के शुरुआत में क्या होगा? अति होगा, या क्या होगा? अत्य होगा। इन दो में से एक शब्द आपको यहाँ पर अति उपसर्ग होगा, वहां पर आपको इन दोनों में से मिल जाएगा। तो ये जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हमारी पहचान हो जाएगी। उपसर्ग की क्या हो जाएगी? हमारी ये पहचान हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो अति उपसर्ग है इसकी हमारी क्या पहचान होगी? अति हो गई या अत्य। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है? अति उपसर्ग है। यहाँ पर क्या है? अति अपने मूल रूप में आ रहा है, ये भी अति क्या है? अपने मूल रूप में। तो देखते ही आप इनको तो आप आसानी से पहचान जाओगे। दिक्कत हमें कहाँ आती है? यहाँ संधि हो रही होती है। तो देखिए यहाँ क्या रहा? अत्यंत। यहाँ अति तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है हमें? अत्य दिख रहा है। तो जहाँ पर अत्य हो वहाँ भी कौन सा उपसर्ग है? हमारा अति उपसर्ग है। यहाँ पर भी हमारा क्या है? अत्य। और यहाँ पर भी क्या हमारा? अत्य हमें दिख रहा है। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है? अत्य दिख रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर अति हो या अत्य हो, है ना। तो वहाँ जो उपसर्ग होगा हमारा वो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? हमारा अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहचान में आ गया होगा। और देखिए दूसरा, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला जो उपसर्ग है अति के बाद में अधि, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम उन्हीं उपसर्गों को देख रहे हैं जिसमें आपको पहचानने में दिक्कत आती है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो अधि जो उपसर्ग होता है, इसकी जो शब्द में जुड़ेगा तो इसके दो रूप मिलेंगे आपको। एक तो क्या मिलेगा? आपको अधि मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो रूप मिलेगा इसका क्या मिलेगा? अध्य मिलेगा। ध्यान रखना है, अध्य में चाहे आ की मात्रा लग रही हो, चाहे ऊ की मात्रा लग रही हो, चाहे ए की मात्रा लग रही हो, हमें ध्यान क्या देना? अध्य हो और अधि हो, तो वहां हम समझ जाएंगे हमारा जो उपसर्ग है वो कौन सा है? अधि उपसर्ग है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख लीजिए। देखिए करण, अध्यवसान। तो देखिए जो अधि का जो रूप मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे? इसके मिल जाएंगे 3 मिलेंगे। अधि, अध्य और क्या मिल जाएगा? दीर्घ ई भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर आपको दीर्घ ई भी मिले तो ये हमारी क्या हो गई? पहचान हो गई अधि की। ठीक है, ठीक है, तो अधि जहां पर उपसर्ग होगा वहां पर हमें इसके जो परिवर्तित रूप मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे? अध्य मिल जाएगा, अधि मिल जाएगा, या इसका मूल रूप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अधि हो, अध्य हो और अधि या शब्द के आगे लग रहा हो तो आप पहचान जाओगे कौन सा उपसर्ग है? हमारा अधि उपसर्ग है। ध्यान रखना है, अध्य उपसर्ग नहीं है। ठीक है, जो मूल हमारा उपसर्ग है वो क्या? हमारा अधि। तो अध्य पे हमें निशान नहीं लगाना है, क्या बताना है हमें? अधि। और अधि में भी कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी हमारा क्या कौन सा उपसर्ग है? यही उपसर्ग है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा उपसर्ग है? अधि। देखते हैं हमें पहचान में आ रहा है कि भाई अधि मूल रूप है तो पहचान में अच्छे से आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा क्या है? अधि। यहाँ पर देखिए यहाँ संधि हो गई है तो यहाँ रूप क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो क्या आ गया? यहाँ अध्य आ गया। आ रहा है अध्य, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा, अगर आपसे पूछो भाई अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग, तो कौन सा उपसर्ग है? हमारा अधि उपसर्ग है। ध्यान रखना, अध्य उपसर्ग नहीं बोलना है। उपसर्ग कौन सा? हमारा अधि उपसर्ग है। ऐसे ही अधिरोपण में देखिए अधि,
है ना। अध्यात्म में देखिए यहाँ पर भी क्या है, अध्याय में दिख रहा है, तो अध्याय किसका रूप है, अधि का। तो अध्यात्म में भी उपसर्ग कौन सा हमारा, अधि उपसर्ग है। अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। ध्यान रखना, अध्यय हमें उपसर्ग नहीं बोलना है, उपसर्ग हमारा कौन सा रहेगा, अधि उपसर्ग रहेगा। तो अध्यय है हमारा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, अधि। यहाँ पर भी हमारा क्या है, अधि, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो बड़ी ई की मात्रा भी अधि में आए तो वहां भी हमारा उपसर्ग जो होगा वो कौन सा होगा, अधि उपसर्ग होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ देखिए अध्यवसान में भी क्या आ रहा है, अध्य आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा उपसर्ग जो है कौन सा है, अधि उपसर्ग है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर अधि हो या अध्य हो या ये वाला अधि हो, इन तीनों में से कोई भी रूप अगर शब्द के आपके शुरुआत में आपको दिखाई दे तो वहां आप समझ जाना कौन सा उपसर्ग है, हमारा अधि उपसर्ग है, ठीक है। तो ये पहचान में अच्छे से आ गया होगा। देखिए अगला उपसर्ग, तो देखिए जो अगला उपसर्ग है वो कौन सा है, अभी। अभी, ठीक है। तो अभी की भी पहचान है, अभी की क्या पहचान है, या तो इसका मूल रूप रहेगा अभी रहेगा, या क्या रहेगा, अभ्य रहेगा। ध्यान रखना, अभी के कितने रूप मिलेंगे आपको, 2 रूप मिलेंगे, या अभी मिलेगा या अभ्य मिलेगा। चाहे अभी मिले या अभ्य मिले, उपसर्ग हमारा कौन सा रहेगा, अभी उपसर्ग रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से और हम जान लेते हैं। देखिए देखिए अभी लाशा, अभिलाषा, अभ्यागत। तो देखिए जो अभी के रूप जो मिलेंगे आपको शब्द में वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, या तो आपको अभी मिलेगा या क्या मिलेगा आपको, अभ्य मिलेगा। तो देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर हमारा क्या है, अभी, यहाँ पर हमारा क्या है, अभी, यहाँ पर शब्द के शुरुआत में क्या है, अभी, यहाँ पर अभी। अब देखिए दूसरा जो परिवर्तित रूप है इसका वो क्या है, यहाँ अभ्य। अभ्यास में क्या है, अभ्य, है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या देख रहे हैं, अभ्य, यहाँ पर भी अभ्य। तो ध्यान रखना है, अगर अभ्यास में आपसे पूछे भाई अभ्यास में उपसर्ग क्या है, तो अभ्य उपसर्ग नहीं बताना है, उपसर्ग क्या बताना है हमें, अभी उपसर्ग बताना है। ध्यान देना है, या अभ्य हो फिर भी हमारा उपसर्ग, हमारा मूल उपसर्ग है वो क्या रहेगा, हमारा अभी उपसर्ग रहेगा। तो यहाँ अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। यहाँ पर भी कौन सा उपसर्ग है, अभ्य है, यहाँ पर उपसर्ग हमारा कौन सा रहेगा, अभी उपसर्ग है। यहाँ पर भी अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। तो आपकी पहचान में अच्छे से आ गया होगा, यहाँ पर अभी हो यहाँ अभ्य हो तो वहाँ जो हमारा उपसर्ग रहेगा वो कौन सा रहेगा, अभी उपसर्ग रहेगा, ठीक है। देखिए अगला उपसर्ग देखिए कौन सा हमारा, परि, है ना। तो इसके भी रूप आपको कितने मिलेंगे, 2 रूप मिलेंगे, या तो आपको परि रहेगा या क्या रहेगा, पर्य। देखिए या तो आपको ऐसे मिलेगा या आपको कैसे मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको परि दिखाई दे तो परि, तो इससे तो आप आसानी से बच जाओगे, यहाँ परि उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर्य हो शब्द के शुरुआत में, वहां पर भी आपको क्या, कौन सा उपसर्ग है, हमारा परि उपसर्ग है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए आप, जैसे परिक्रमण, पर्यवेक्षक, ठीक है ना। तो देखिए जो हमने पहचान बताई थी आपको परि की, या तो परि अपने मूल रूप में रहेगा, और जो परिवर्तित रूप मिलेगा इसका वो क्या मिलेगा, पर्य मिलेगा। तो यहाँ पर परि हो या पर्य हो तो हाँ हम समझ जाएंगे उपसर्ग हमारा कौन सा है, परि उपसर्ग है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, परि, इसमें हमारा क्या है, परि, यहाँ पर भी हमारा क्या है, परि, 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 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया हमें, पर्य मिल गया, है ना। पर्यावरण में क्या, कौन सा उपसर्ग, आपसे पूछो भाई पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको क्या बताना है, परि उपसर्ग बताना है। ध्यान रखना है, पर्या नहीं बताना है, पर्य नहीं बताना, कौन सा उपसर्ग हमारा, परि उपसर्ग है। तो पर्य आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पर्य आ रहा है। पर्यवसान में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पर्य आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम समझ जाएंगे उपसर्ग हमारा कौन सा है, परि उपसर्ग है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पर्य आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम समझ जाएंगे उपसर्ग हमारा कौन सा है, परि उपसर्ग है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर परि हो या पर्य हो तो उपसर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। देखिए अगला उपसर्ग देख लीजिए, अगला उपसर्ग देखिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा है, प्रति। तो इसके भी हमें रूप जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 रूप मिलेंगे। देखिए एक तो हमें यही मिलेगा मूल रूप प्रति,
तो इसे देख करके हम आसानी से पहचान जाएंगे। और दूसरा जो रूप मिलेगा इसका वो क्या मिलेगा, प्रत्यय। ध्यान देना है, प्रति हो या प्रत्यय हो तो वहां हमारा उपसर्ग जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रति उपसर्ग रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए, जैसे प्रतिकूल, प्रत्युपकार, देख लीजिए इसमें तो हमने बोला जब प्रति होगा तो प्रति जहां उपसर्ग होगा वहां पर आपको इन दो में से ही कोई ना कोई एक रूप मिलेगा। तो देखिए एग्जांपल में देख लीजिए, प्रतिकूल में क्या हमारा प्रति हमें दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, तो हम पहचान जाएंगे हमारा कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। देखिए प्रतिक्षण में क्या है, प्रति, इसमें भी दिखाई दे रहा है प्रति, लेकिन प्रत्येक में हमें प्रति दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ हो गई है संधि, तो जहाँ संधि होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ प्रत्यय, आपको ये रूप आपको इसमें दिखाई दे रहा है। प्रत्यय हो तो वहां पर भी हमारा उपसर्ग कौन सा रहेगा, प्रति। तो ध्यान देना है कि प्रत्येक में आपसे पूछे भाई उपसर्ग कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, प्रति उपसर्ग। ऐसे ही प्रत्यक्ष में प्रत्यय दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी हमारा उपसर्ग कौन सा है, प्रति। प्रत्युपकार में भी पूछेगा तो क्या बताना है आपको, प्रति, क्योंकि प्रति हो या प्रत्यय हो तो हमारा उपसर्ग रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रति उपसर्ग रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी पहचान में अच्छे से आ गया होगा, आप देखते ही आप आसानी से पहचान लोगे कि यहाँ पर हमारा प्रति उपसर्ग है। ठीक है ना, अगला उपसर्ग देखिए कौन सा है, बी, बी उपसर्ग है। तो इसके भी दो रूप मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा वी और एक क्या मिलेगा, व्यय। ध्यान देना है, वी हो या व्यय हो तो समझ जाना हमें कौन सा है, बी उपसर्ग है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे विज्ञान, विकास, व्यर्थ। तो देखिए जहां पर आपको बी उपसर्ग मिलेगा वहां पर या तो आपको ये वाला रूप मिलेगा या आपको ये वाला रूप मिलेगा। तो देख लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर आप विज्ञान, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, बी। विकास, बी। विशेष, बी दिखाई दे रहा है ना। व्याकरण में हमें बी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, व्यय दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ समझ जाएंगे कौन सा उपसर्ग हमारा, बी उपसर्ग है। ठीक है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। व्यय में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है ना, व्यय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बी उपसर्ग हो जाएगा। व्यर्थ में भी हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बी उपसर्ग हो जाएगा। तो बी उपसर्ग यहाँ रहेगा, वहां या तो वी होगा या क्या होगा, व्यय होगा। ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए अगला उपसर्ग देखिए, है ना, सु उपसर्ग, है ना। तो जहां पर सु उपसर्ग होगा वहां पर भी इसके परिवर्तित रूप मिलेंगे। देखिए कौन कौन से मिलेंगे, एक तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो रूप मिलेगा इसका क्या मिलेगा, स्व, ये भी रूप मिल जाएगा। और तीसरा जो रूप मिलेगा आपको बड़े यू की मात्रा लगी हुई होगी। ठीक है, तीनों में से शब्द के शुरुआत में आपको या सु दिखाई दे या स्व दिखाई दे या सु दिखाई दे, तो वहां आप समझ जाएंगे जो उपसर्ग है वो हमारा कौन सा है, सु उपसर्ग है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, सुकर्म, सूक्ति। तो देखिए जहां पर सु होगा वहां तीन में से आपको एक रूप आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सुकर्म में क्या है, सु, सुशासन में सु, सुलभ में सु, और स्वागत में क्या दिखाई दे रहा है, स्व दिखाई दे रहा है। हमने बोला यहाँ स्व हो वहां पर भी उपसर्ग हमारा कौन सा रहेगा, सु उपसर्ग रहेगा। अगर आपसे पूछे भाई कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है तो आपको क्या बताना है, स्व उपसर्ग नहीं बताना है, क्या है, सु उपसर्ग है। ठीक है ना, जो उपसर्ग है हमारा वो क्या है, सु। ऐसे ही सूक्ति, सूक्ति में क्या दिखाई दे रहा है, हमें सु दिखाई दे रहा है, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन जो उपसर्ग है हमारा वो क्या है, उपसर्ग हमारा सु उपसर्ग है। ध्यान देना है, ये हमारा उपसर्ग नहीं है, ये हमारा उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो है हमारा वो क्या है, सु। उपसर्ग हमारा क्या है, जो मूल उपसर्ग है वो क्या है हमारा, सु। सूक्ति में जो उपसर्ग रहेगा वो क्या उपसर्ग रहेगा, सु उपसर्ग रहेगा। ठीक है, तो आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए अगला उपसर्ग देखिए, उत को जान लेते हैं। ठीक है, तो जहां पर उत उपसर्ग रहेगा वहां पर भी हमें परिवर्तित रूप इसके मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो या तो हमें उत मिलेगा, ठीक है, या हमें क्या मिलेगा, उद मिलेगा, या ऐसे मिलेगा।
ठीक है, या हमें क्या मिलेगा, उन मिलेगा, उन भी हमें क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। उत के जो परिवर्तित रूप मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, या तो इसका मूल रूप रहेगा हमें उति मिल जाएगा, या क्या मिलेगा, उद मिलेगा, या उल मिलेगा, या उन मिलेगा। ठीक है, तो चार में से कोई भी हमारा रूप हमें शब्द के आगे दिखाई दे जाए तो वहां हम समझ जाएंगे उपसर्ग हमारा कौन सा रहेगा, उत उपसर्ग रहेगा। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, उत्कर्ष, देखिए तो जहां पर हमारा उत उपसर्ग रहेगा वहां इन चार में से कोई भी आपको एक मिल जाएगा, उद मिल जाएगा, उल मिल जाएगा, उन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, उत हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमें उत दिखाई दे रहा है, उत्तम में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, उत दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो उपसर्ग रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा उत उपसर्ग रहेगा। यहाँ देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, उद दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर उद हो वहां पर भी जो उपसर्ग रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, उत उपसर्ग रहेगा। ठीक है, तो उद्गम में आपसे पूछे कौन सा उपसर्ग है, हमारा उत उपसर्ग है। उद्गम में कौन सा है, उत, है ना। उल्लास में अगर आपसे पूछे भाई उपसर्ग कौन सा है, तो हमें ध्यान रख देना, यहाँ हमने बताया या उल जहां दिखाई दे वहां पर भी हमारा जो उपसर्ग रहेगा वो कौन सा रहेगा, उत उपसर्ग रहेगा। तो उल्लास में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, हमारा उत उपसर्ग है ना। उल्लेख में हमारा कौन सा उपसर्ग है, उत है ना। उन्नति में हमारा क्या है, उत, क्योंकि यहाँ पर उन्न दिखाई दे वहां पर भी हमारा कौन सा उपसर्ग, उत उपसर्ग। तो उन्नतशील में भी हमारा क्या, उत उपसर्ग। तो आपके उत के जो रूप हैं आपको तो आपकी पहचान में अच्छे से आ गए होंगे। इनमें से चारों में से कोई भी आपको शब्द के पहले दिखाई दे जाए तो वहां हमें समझ जाना है कौन सा उपसर्ग हमारा उत उपसर्ग है। ठीक है, तो अगला एक और उपसर्ग हम जान लेते हैं। देखिए अगला जो उपसर्ग है हमारा वो क्या, हमारा सम। ठीक है, इसलिए इसका जो रूप मिलेंगे या तो आपको सम मिलेगा, ठीक है, सम मिलेगा। दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, सा के ऊपर हमें क्या मिल जाएगी, बिंदी मिल जाएगी। और तीसरा हमें क्या मिल जाएगा, सन मिल जाएगा। ये तीन रूप आपको सम के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ सम मिले या सा के ऊपर बिंदी मिले या सन मिले तो वहां हम समझ जाएंगे जो उपसर्ग है हमारा वो क्या है, हमारा सम उपसर्ग है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए, समालोचना, संन्यास। ठीक है ना। तो देखिए हमने बताया सम यहां पर उपसर्ग रहेगा वहां या तो सम मिलेगा या सा के ऊपर बिंदी मिलेगी या आपको सर मिलेगा। तो तीनों में से कोई भी मिलता है तो आपकी सीधी पहचान है तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा। देखिए समालोचना में क्या दिखाई दे रहा है हमें, सम, तो कौन सा उपसर्ग है हमारा, सम। संदेश में देखिए बिंदी ऊपर दिखाई दे रही है तो यहाँ पर भी जो उपसर्ग है हमारा कौन सा है, सम, है ना। ऊपर बिंदी लगी हुई है तो यहाँ पर भी हमारा उपसर्ग कौन सा है, सम। यहाँ पर भी ऊपर बिंदी लगी हुई है तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा उपसर्ग है, सम। यहाँ पर न है, सन है तो यहाँ पर भी उपसर्ग कौन सा हमारा, सम। तो बिंदी ऊपर लगी हुई है यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, सम हो गया। तो देखिए सम की जो पहचान है, सम हो, बिंदी ऊपर लगी हो या ना हो तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ बिंदी होगी उसके और भी रूप मिल जाते हैं। देखिए संचय को हम कैसे लिख सकते हैं, संचय, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये भी हमारा सही है। हमें ध्यान देना अनुस्वार के बाद में, बिंदी के बाद में कोई भी वर्ग का अक्षर है ना, तो उसी वर्ग का क्या आया था, पंचम अक्षर आ जाता है। तो चा है तो चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा, च छ ज झ या, है ना। तो बिंदी की जगह पर क्या आ गया, यहाँ आ गया। तो इसमें भी जो पूछेगा आपसे अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आपको तो, है ना, तो संचय इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा, इसमें भी हमारा कौन सा रहेगा, सम रहेगा। और दूसरा देखिए एक होता है हमारा संकल्प, है ना, तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, बिंदी लग रही है तो आसानी से हम पहचान जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है इसका दूसरा रूप भी हमें मिल जाता है। क्यों, क्योंकि बिंदी है, बिंदी के बाद में क्या है, वर्ग का अक्षर आ रहा है तो इसी वर्ग का इस बिंदी के स्थान पर अक्षर आ जाएगा। तो क वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा, क ख ग घ ङ, तो इसके बिंदी के स्थान पर क्या आ जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। और मिलता भी है ना, संस्कृत में ज़्यादातर मिलता है, हिंदी में बहुत ही कहीं मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर
ऐसा रूप मिलता है। ठीक है, संस्कृत में हमको ऐसा मिल जाता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हमको ऐसा भी रूप दिखाई दे तो हमें समझ जाएंगे ये जो न आया है वो किसके स्थान पर आया है, बिंदी के स्थान पर आया है। तो यहाँ पर भी जो उपसर्ग रहेगा वो कौन सा रहेगा, हमारा सम उपसर्ग रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। उपसर्ग जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उपसर्ग थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।